नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गोल्ड माइनिंग के बारे में। इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि गोल्ड की माइनिंग कैसे होती है, गोल्ड का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कौन करता है, सबसे ज़्यादा कंज्यूम कौन करता है गोल्ड को, और भी बहुत कुछ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आपके मन में सबसे पहले क्वेश्चन आया होगा कि गोल्ड हमें मिलता कहाँ से है। तो देखिए, गोल्ड हमें मिलता है पृथ्वी के अंदर दबा हुआ, चाहे वो पहाड़ के नीचे हो या फिर नॉर्मल जो मिट्टी होती है उसके नीचे हो। उसको हमें खन के निकालना पड़ता है। लेकिन हमें जो गोल्ड मिलता है वो इस रूप में नहीं मिलता, यानी एक साथ बहुत सारा गोल्ड हमें देखने को नहीं मिलता, ऐसा बहुत ही कम होता है। हमें जो गोल्ड मिलता है वो मिट्टी के साथ ही मिला हुआ मिलता है, इसीलिए हमें उसे प्रोसेस करके उसको अलग करना पड़ता है। जब हम उसको अलग कर लेते हैं उसके बाद हम इससे बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन करता है गोल्ड का, यानी सबसे ज़्यादा गोल्ड निकालता कौन है और उसका यूज़ कैसे करते हैं वो। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्शन की। तो फर्स्ट नंबर पे आता है चाइना। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन गोल्ड का चाइना करता है। सेकंड नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया, थर्ड पे रसिया, फोर्थ पे आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और फिफ्थ पे आता है कनाडा। देखिए, जो चाइना है वो कितना प्रोडक्शन करता है एक साल में, वो करता है 380 टन। आपको पता है कि एक टन में कितने केजी होता है, 1000 केजी होता है। ठीक है, तो ये 380 टन प्रोडक्शन करता है एक साल के अंदर। तो पहले स्थान पे कौन है, चाइना। अब आपके मन में आया होगा कि इतने सारे जो वर्ल्ड में देश होंगे वो इतना इतना प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो इंडिया कितना प्रोडक्शन कर रहा है। तो देखिए, इंडिया जो है, इंडिया ने 2020 में 1.6 टन से ज़्यादा का प्रोडक्शन किया था। ठीक है, कितना ज़्यादा, तो एक्चुअल अगर आपको डाटा चाहिए तो वो है 1757 केजी। कितना, 1757 केजी का प्रोडक्शन किया था इंडिया ने, जो कि बहुत कम है। अब आगे देखते हैं कि भारत में कितना रिजर्व है, यानी कितना सोना है भारत के अंदर, जो भारत आने वाले सालों में निकालता रहेगा। तो नेशनल मिनरल इन्वेंट्री जो डाटा है उसके हिसाब से भारत के अंदर 501.83 मिलियन टन सोने का रिजर्व हैगा। ठीक है, यानी आप बोल सकते हैं कि लगभग 50 करोड़ टन से ज़्यादा हमारे भारत में सोना है। ठीक है, और कंज्यूम की बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी कि चाइना पहले नंबर पे प्रोडक्शन करता है, और यहाँ पर कंज्यूम की बात करते हैं तो चाइना पहले नंबर पे कंज्यूम भी करता है, यानी प्रोडक्शन भी कर रहा है, कंज्यूम भी कर रहा है। लेकिन सेकंड नंबर पे आता है इंडिया कंज्यूम करने में। ठीक है, यानी इंडिया को बहुत सारा सोना चाहिए, क्योंकि सेकंड नंबर पे आता है कंज्यूम करने के लिए। लेकिन इनका प्रोडक्शन तो है ही नहीं, यानी जो इंडिया है, इंडिया का प्रोडक्शन तो बहुत ही कम है, 1.6 से ज़्यादा ही है ना बस। और सेकंड नंबर पे हम कंज्यूम करते हैं, तो इतना सोना हम लाए कहाँ से। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं इंपोर्ट करने की, कि पूरे वर्ल्ड में कौन कौन ऐसे देश हैं जो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, तो आपको सबसे पहले मिलेगा स्विट्जरलैंड। ठीक है, जो स्विट्जरलैंड है सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है किसको, गोल्ड को। सेकंड नंबर पे आता है हमारा इंडिया, यानी हम लोग सेकंड नंबर पे इंपोर्ट करते हैं सोने को। और थर्ड नंबर पे आता है यूके। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आता है चाइना, जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भी करता है। और ये इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये कंजम्पशन भी तो बहुत करते हैं। और उसके बाद फिफ्थ नंबर पे आता है हांगकांग। ठीक है, अब हमने देख लिया कि हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से सेकंड नंबर पे। ठीक है, लेकिन इंपोर्ट करते कहाँ से हैं, तो देखिए, हम अपना 50% से ज़्यादा जो सोना मंगाते हैं वो मंगाते हैं स्विट्जरलैंड से ही। जो आपको यहाँ पर देख रहा होगा कि स्विट्जरलैंड पहले नंबर पे है इंपोर्ट करने में, और हम उससे इंपोर्ट कर लेते हैं। उसके बाद आता है यूएई, देख लो आप, फिर यूएसए, घाना, साउथ अफ्रीका, इन जगह से भी हम कुछ ना कुछ सोना मंगाते हैं। अगर बात करते हैं कि हम कितना सोना मंगाते हैं, कितना इंपोर्ट करते हैं, तो देखिए, अगर 2021 की बात करता हूं मैं, तो हमने 1068 टन, 1068 टन जो सोना था उसको हमने इंपोर्ट किया था। लेकिन 2022 में थोड़ा सा गिर गया है और 706 टन हमने इंपोर्ट किया है। ठीक है, 706 टन हमने इंपोर्ट किया है कंज्यूम करने के लिए, क्योंकि हम सेकंड नंबर पे कंज्यूमर हैं गोल्ड के। अब आपके मन में आया होगा कि इतना सारा हमने सोना मंगाया है तो इसके लिए पैसे भी देने पड़े होंगे बहुत सारे। तो जी बिल्कुल हाँ, इसके लिए हमें बहुत सारे पैसे देने पड़े। जैसे कि आपको पता है कि गोल्ड के जो रेट हैं आसमान छू रहे हैं, आप ये देख पा रहे हैं। ठीक है, तो
ये बढ़ते रहते हैं, अलग अलग स्टेट में आपको अलग अलग रेट देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं 2020 और 21 की, तो हमने लगभग 34.6 बिलियन डॉलर खर्च किए थे गोल्ड को खरीदने में, जो 2021 और 22 में 33.41% बढ़ के कितना हो गया, 46.16 बिलियन डॉलर। यानी हम बिलियन डॉलर्स खर्च करते हैं गोल्ड को खरीदने में, ठीक है, इतना पैसा हमें देना पड़ता है। अगर हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा सोना कहाँ पर है, किस देश के पास सबसे ज़्यादा सोना है इस समय, तो सबसे नंबर पे आता है, नंबर 1 पे कौन आता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। इनके पास कितना सोना है आप देख सकते हैं, जबकि ये डाटा कौन से साल का है, 2017 का। ये लगभग 9000 भी पार कर चुका है। और अगर आप इसमें इंडिया को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको इंडिया मिलेगा 9वें स्थान पर। और जो इंडिया है, इंडिया के पास कितना गोल्ड होल्डिंग है, तो वो है 743.8%, जो बढ़ के 780 प्लस पहुंच चुका है, ठीक है। अब जो हम इंपोर्ट करते हैं वो हमारा कितना परसेंट होता है, देखिए जितना भी हमें सोना चाहिए, भारत को जितना सोना चाहिए उसका 89% जो गोल्ड होता है वो हम इंपोर्ट के द्वारा ही मंगाते हैं, यानी बाहर से ही लेके आते हैं। सिर्फ 11% या फिर सिर्फ 10% ही ऐसा सोना है जिसका प्रोडक्शन हम खुद अपने भारत में करते हैं। अब जो 10% मैंने आपको बताया कि भारत में प्रोडक्शन होता है, उसका 88% लगभग हमें सिर्फ कर्नाटक से ही मिल जाता है, ठीक है। कहाँ से मिल जाता है, कर्नाटक से मिल जाता है। आपके मन में आ रहा होगा कि कर्नाटक में कहाँ से मिलता है, तो आपने मूवी देखी होगी KGF, ठीक है, रॉकी भाई। तो जो KGF मूवी है जिसकी फुल फॉर्म है कोलार गोल्ड फील्ड, तो यहाँ से हमें सोना देखने को मिलता है बहुत सारा। फिर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रायचूर से, फिर चित्तौड़ से भी, ठीक है। और आपको थोड़ा नॉर्थ ईस्ट में या फिर ईस्ट साइड में भी आपको गोल्ड देखने को मिलेगा। मेन बात यह है कि कर्नाटक में 88% हमें सोने के रिजर्व यानी गोल्ड के रिजर्व्स देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं कि भारत को जो डोमेस्टिक गोल्ड प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने की जरूरत क्यों है, भारत में जो भी हम प्रोडक्शन करते हैं उसे हमें क्यों बढ़ाना चाहिए। तो सबसे पहली बात, मीट हाई डोमेस्टिक डिमांड। देखिए हमारे इंडिया में जो गोल्ड की जो डिमांड है वो लगातार ही बढ़ती जा रही है। इतनी ज़्यादा डिमांड है, इसको कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रोडक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए पहले नंबर पे क्या आ गया, जो हमारी हाई डिमांड है उसको कम करने के लिए। उसके बाद हमें जो हम इंपोर्ट पे डिपेंड है ना बहुत ज़्यादा, उसको कम करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही हम इंपोर्ट करते हैं तो हमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स देने पड़ते हैं, जिससे हमारा जो रिजर्व हैगा गोल्ड रिजर्व, और गोल्ड रिजर्व से हमारा बढ़ जाता है, लेकिन जो हमारा डॉलर्स का जो रिजर्व है वो हमारा कम हो जाता है, ठीक है। और जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट होता है वो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसीलिए हमें प्रोडक्शन को बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा, देखिए उससे तो पहले हमारी GDP बूस्ट होगी, सिंपल सी बात है, GDP बूस्ट होगी। उसके बाद हमें बहुत सारे टैक्सेस मिलेंगे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे रॉयल्टीज़ मिलेंगी, ठीक है। जैसे ही हम बढ़ाते हैं गोल्ड का प्रोडक्शन, कई कई खानों में हम जाके प्रोडक्शन करवाते हैं, तो लोगों को रोजगार तो मिलेगा ही ना, काम करने के लिए लोग तो चाहिए। और जब हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI भी तो हमारे इंडिया के अंदर अट्रैक्ट होगी। वो लोग आएंगे बाहर से हमारे अंदर, इंडिया के अंदर आएंगे और वहाँ पे क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमें जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। लेकिन गोल्ड प्रोडक्शन को, डोमेस्टिक गोल्ड प्रोडक्शन को बढ़ाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं वो देख लेते हैं एक बार। क्या क्या कठिनाइयाँ हैं आप सोचिए। सबसे पहले नंबर पे हाई रिस्क ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। देखिए जब हमें गोल्ड का प्रोडक्शन करना है ना, तो सबसे पहले हमें खोजना पड़ेगा कि गोल्ड है कहाँ पे। जब हम गोल्ड को खोज लेंगे उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए ये एक हाई रिस्क वाला हैगा, ठीक है। अब मान लो आपने गोल्ड खोज लिया, इतना सारा इन्वेस्टमेंट भी कर दिया, फिर आके लोग बोल रहे हैं, धरना दे रहे हैं कि आप यहाँ पर गोल्ड की माइनिंग नहीं कर सकते, यहाँ पर जो इकोसिस्टम है, जो बायोडाइवर्सिटी है वो इससे ख़राब हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या है, हाई रिस्क है।
उसके बाद सेकंड नंबर की अगर बात करते हैं तो आपको पता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि रोड हो गए, रेल लाइंस हो गई, ठीक है, और जो वाटरवेज होते हैं वो हो गए, इसकी बहुत ज़्यादा कमी है हमारे भारत में कई कई जगह पे। तो ये सारी चीज़ें हम आपको देखने को मिल गई। उसके बाद आपको लाइसेंस लेने के लिए, माइनिंग के लाइसेंस लेने के लिए कई जगह जाना पड़ता है। जैसे आप कभी एसबीआई बैंक में जाते हैं, आपने कहा कि सर हमें ये काम करवाना है, तो बोलते हैं सर आप उस काउंटर पे जाइए। आप उस काउंटर पे गए तो बोलेंगे सर आप उस काउंटर पे जाइए। इसी तरह से अगर माइनिंग का लाइसेंस लेना है तो आपको 5-6 जगह, 7-8 जगह जाना पड़ेगा, फिर आपको जाके लाइसेंस मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको भाई स्किल्ड मैन भी तो चाहिए, काम करने के लिए स्किल्ड मैन भी तो चाहिए। बात यहाँ पे सोने की हो रही है, ठीक है। ये तो है नहीं कि जो लेबर है वही सारा काम कर लेंगे, इसके लिए स्किल्ड मैन चाहिए जिनको इसके बारे में अच्छी खासी नॉलेज हो। उसके बाद जो जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसको अपग्रेड करने की भी ज़रूरत है। अब मान लीजिए जो चाइना हो गया, वो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, अगर हमारी जो टेक्नोलॉजी है उससे बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई तो हमारी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा आएगी ना। इसीलिए टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। उसके बाद हमारे पास डेटाबेस भी नहीं है, कि बहुत पुअर क्वालिटी का डेटाबेस है, क्योंकि हम कहाँ पर सोना है, कहाँ पर नहीं है, ठीक है, कहाँ पर माइनिंग कर सकते हैं, इसके लिए डेटा होना चाहिए, वो नहीं है। उसके बाद सबसे मेन मुद्दा आता है इन्वायरमेंटल कंसर्न्स का। जैसे ही हम माइनिंग स्टार्ट करते हैं तो वहाँ के जो फॉरेस्ट होंगे उन्हें हमें काटना पड़ेगा, वहाँ की इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी क्या होगी, कहीं ना कहीं तो प्रभावित होगी। सिंपल सी बात है। उसमें जब हम माइनिंग करते हैं तो कुछ ना कुछ गैसेस निकलती हैं नीचे से, वो सारी चीज़ें हमें क्या कर सकती हैं, कहीं ना कहीं प्रभावित कर सकती हैं। अब बात कर लेते हैं वे फॉरवर्ड की, हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात, जो माइनिंग के जो इक्विपमेंट होते हैं उसको हम डोमेस्टिक ही क्या कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं मेक इन इंडिया के तहत, ठीक है, सबसे पहली बात। उसके बाद जैसे कि हमने आपको बताया कि कनेक्टिविटी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, ठीक है, जैसे कि सड़कें बना दो, रेल लाइन बिछा दो, ठीक है, और भी जो कनेक्टिविटी के जो तरीके हैं उसको अगर हम इम्प्रूव करते हैं तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। उसके बाद इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए या फिर एफडीआई को भारत में लेके आने के लिए, उन लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सिंगल विंडो क्लियरेंस के लिए हमें काम करना पड़ेगा। ये ना हो कि वो लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए आ रहे हैं और वो चक्कर काटते रह रहे हैं कि आप इस यहाँ जाइए, वहाँ जाइए, ये अप्रूवल देंगे, वो अप्रूवल देंगे। इसीलिए एक जगह वो जाएं, सिंगल विंडो क्लियरेंस उनको मिल जाए। उसके बाद एक डिजिटल डाटा होना चाहिए, यानी डेटाबेस होना चाहिए जहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन हो कि कहाँ पर गोल्ड है, कितना गोल्ड है, क्या माइनिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद गोल्ड माइनिंग के लिए एक अलग से अब टैक्सेशन पॉलिसी बना सकती है हमारी जो गवर्नमेंट है ना, कि आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा, इतनी आपको छूट मिलेगी, और भी बहुत सारी चीज़ें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सस्टेनेबल माइनिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है। ये ना हो कि आप माइनिंग तो करवा रहे हैं लेकिन वहाँ पे जो फॉरेस्ट है, जो वहाँ पे एनिमल्स हैं, इकोसिस्टम है, बायोडाइवर्सिटी है, वहाँ का जो वाटर है, वो सब डिस्टर्ब हो रहे हैं, सबके ऊपर इफेक्ट आ रहा है। ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, एक सस्टेनेबल माइनिंग प्रैक्टिस होने चाहिए, ठीक है। तो ये हमने देख लिया वे फॉरवर्ड। लास्ट में सबसे पहली बात करते हैं कि जो एफडीआई है गोल्ड माइनिंग के अंदर, वो है 100%, यानी 100% तक एफडीआई की अप्रूवल हमें मिली हुई है गोल्ड माइनिंग के अंदर, वो भी ऑटोमेटिक रूट से, ठीक है। तो ये था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।